वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अच्छा, पिछले लेक्चर में जो हमारे सामने बुनियादी सवाल था वो ये था कि हमने जो एनर्जी आइगन वैल्यू है इक्वेशन, हैमिल्टोनियन की एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन जो कि इधर गिवन है, उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की। इसको कई दफ़ा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहा जाता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको जो हम सॉल्व करने बैठते हैं, सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम ये एनर्जी आइगन स्टेट्स और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो डिटरमिन करना चाहते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके, यानी वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब हमने जो पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था वो ये था कि हम चाह रहे थे कि इस इक्वेशन को, जो कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहलाती है और हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू इक्वेशन भी कहलाती है, इसको हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्रेस करें। उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो हैमिल्टोनियन है उसको कैसे पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाए। अब हैमिल्टोनियन को अगर हम क्लासिकल, जो भी हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि पहले देखेंगे उसका क्लासिकल सिस्टम क्या है, उसके क्लासिकल सिस्टम का हैमिल्टोनियन क्या है, वहाँ से फिर हम बिल्ड करते हैं। अगर कोई ऐसा क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है जिसके जो करीब तरीन आपको क्लासिकल सिस्टम मिल सकता है, उसके आप हैमिल्टोनियन को लेते हैं और उस हैमिल्टोनियन बेसिकली जो है टोटल एनर्जी फंक्शन है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी टर्म भी है जो कि ये है, और पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी है। ये हमने वन डायमेंशन में इसको लिखा हुआ है, इसलिए आपको जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है उसमें मोमेंटम जो है वो px मोमेंटम आ रहा है और x जो है वो vx पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूशन है। तो इसको अगर हमने जब क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन लिखना है तो जो भी ऑब्जर्वेबल्स आ रहे हैं, जो कि इस केस के अंदर मोमेंटम और पोजीशन है, उनको हम ऑपरेटर्स का दर्जा दे देंगे। इधर तो सिंपल नोटेशनल तौर पे तो आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर हम हैट्स लगा देंगे, मगर ये कहना जो है वो सफिशेंट नहीं है। हमें ये भी मालूम करना है कि किसी रिप्रेजेंटेशन में इसको, इस इक्वेशन जो है जैसे आप जानते हैं कि कैट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अगर साई कैट हो या ई आई कैट हो, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। किस रिप्रेजेंटेशन में आप इसे लिखना चाहते हैं वो आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि क्या आप किस सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं, किस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को। अभी हम जो है जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं वो किसी भी सिस्टम की डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट मोमेंटा होने की क्या प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हैं, ये इस किस्म की इन्फॉर्मेशन हम हासिल करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो है वो हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन की पहले बात करते हैं। पोजीशन रिप्रेजेंटेशन की बात करने का मतलब ये है कि हम ये जो हैमिल्टोनियन है, जो हमने क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर इसको बना दिया है, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स आ रहे हैं वो एक्स और पी एक्स हैं। इधर दो ऑपरेटर्स हैं ना, एक्स और पी एक्स। इनकी अगर हमने हैमिल्टोनियन को पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो इनकी पोजीशन रिप्रेजेंटेशन क्या है। दूसरे लफ्ज़ों में पोजीशन, या जैसे कई दफ़ा कोऑर्डिनेट स्पेस भी कहते हैं, पोजीशन या कोऑर्डिनेट स्पेस में ये क्या कैसे रिप्रेजेंट होंगे। जिस तरह हमने देखा था ना कि एस जी ऑपरेटर जो है वो, जब स्पिन की हम बात कर रहे थे, स्पिन हाफ सिस्टम की, तो एस जी ऑपरेटर जो था वो अगर आप एस जी की आइगन बेसिस की रिप्रेजेंटेशन में लिखें, यानी एस जी की आइगन बेसिस ये स्टेट्स हैं, इनकी बेसिस में लिखें, तो ये ऑपरेटर जो है मैट्रिक्स फॉर्म में वो ये बन जाता था। ठीक है ना। तो इसी किस्म की चीज़, इसी किस्म का सवाल का हम जवाब हासिल करना चाह रहे हैं कि पोजीशन बेसिस में जो हम इसको लिखें तो ये ऑपरेटर क्या फॉर्म अख्तियार करेंगे। आमतौर पे जब हम स्टेट्स लिखते हैं तो नोटेशन जो इस्तेमाल की जाती है, कई दफ़ा अगर हम ये इस किस्म के जब हम नोटेशन इस्तेमाल करते हैं फाई ई एक्स, तो हमारा कहने का मकसद ये होता है कि अगर एक सिस्टम है विद एनर्जी ई, तो किसी पोजीशन पे होने की उसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या है, वो ये क्वांटिटी बताती है। अच्छा, इधर जो हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटेशनल लिहाज से हमने पिछले लेक्चर में हम सामने लाए थे, वो ये था कि ये जब हम किसी जनरल स्टेट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लेते हैं एक्स के आइगन वेक्टर्स में, एक्स ऑपरेटर के आइगन वेक्टर्स से, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आती है, जो फंक्शन ऑफ पोजीशन है, उसको हम वेव फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम कहते हैं कि इनिशियल स्टेट जो है उसकी एनर्जी
E1 EI है, और हम मालूम करना उसका इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ लेते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये जो इनर प्रोडक्ट है ये आपको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड दे रहा है कि अगर आपका सिस्टम जो है क्वांटम मैकेनिकल वो एनर्जी उसकी EI है तो पोजीशन एक्स पे होने का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या है, वो इस किस्म की क्वांटिटी को जो हम वैल्यूएट करेंगे तो ये हमें हासिल होगा। इसको कई दफ़ा इस फॉर्म में भी लिखा जाता है फाई EIX। अब ये थोड़ी सी मुश्किल नोटेशन है, इसलिए आमतौर पे क्योंकि हम डील कर रहे होते हैं उन सिस्टम्स में जहाँ पे एनर्जीज़ डिस्क्रीट हैं और वो क्वांटम नंबर n वगैरह आ जाते हैं, तो इनको कई दफ़ा नोटेशन में फाई NX भी लिख लिया जाता है। मतलब उसका यही है कि nth स्टेट में अगर ये है तो पोजीशन x पे होने के प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या है, ये जो है ये फंक्शन आपको ये इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका आप अगर स्टेट n में वो है, दूसरे लफ्ज़ों में एनर्जी En उसकी है, एनर्जी उसकी En है या EI, हम कह रहे थे n ज़्यादा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है ऐसा नोटेशन। तो अगर हम ये En एनर्जी वाला है सिस्टम की एनर्जी, तो ये हमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस देता है, यानी कि मुख्तलिफ पोजीशन में होने का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जो है ये फंक्शन हमें देता है। ये फंक्शन हमें मिलेगा कहाँ से? ऑब्वियसली ये फंक्शन ये जो है आइगन वैल्यू इक्वेशन, इसको मगर इस फॉर्म में लिख दूँ तो ये उसी से हमें हासिल होगा इसको सॉल्व करने से, ठीक है ना। तो हमें ये ज़रूरत पड़ेगी कि हम जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो ऊपर आ रहा है जिसको हमने 1D में लिखा हुआ है, उसमें x और px की जो है पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में इन ऑपरेटर्स की फॉर्म जो है इसमें सब्स्टिट्यूट की जाए और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। तो पिछली दफ़ा हमने ये मेंशन किया था कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में x ऑपरेटर जो है वो इज़ जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय x एंड जो मोमेंटम ऑपरेटर इज़ बेसिकली द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये अगर आप सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ हम वही काम कर रहे हैं, ये अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास जो आइगन वैल्यू इक्वेशन आ जाती है हैमिल्टोनियन की, वो ये इक्वेशन बन जाती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और ये आमतौर पे जो है मुख्तलिफ जो क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं तो उसमें जो बुनियादी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो ये है कि ये जो फाई EX क्या है, और आप ये जानना चाहते हैं कि एनर्जी आइगन वैल्यूज़ क्या है, यानी ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स आप जानना चाहते हैं या वेव फंक्शंस आप जानना चाहते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज़ आप जानना चाहते हैं। जब आप ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की, तो आप उस सिस्टम के मुतल्लिक बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में आ जाती है। तो ये जो है एक बुनियादी इन्फॉर्मेशन है किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो आप हासिल करना चाहते हैं, और वो ये इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपको ये हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू इक्वेशन, जिसको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहा जाता है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, एंड सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन बिकॉज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास दो बाउंड्री कंडीशंस आपको ज़रूरत होंगी या दो इनिशियल कंडीशंस की ज़रूरत होगी इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। एक आपको ये चाहिए होगा कि ये जो फंक्शन है फाई, ये इनिशियल वैल्यू इसकी क्या है, और दूसरा आपको ये ज़रूरत होगी कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव जो फाई का है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। तो वो दोनों चीज़ें हों तो फिर आप वो सेकंड डेरिवेटिव्स वाली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको दो इनिशियल कंडीशंस की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ भी ट्रू है, उस जहाँ तक जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ भी होल्ड करते हैं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो जो मैंने पिछले मेंशन भी किया था कि ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो ये जो है कंटिन्यूस जो है वैल्यूज़ ले सकते हैं पोजीशन जो है ना, तो ये कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। So there's a continuum of basis states that you have. तो जहाँ जब हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की, इस केस के अंदर नॉर्मलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि पहले तो हम जब नॉर्मलाइजेशन की बात करते थे तो डिस्क्रीट सम होता था। यहाँ पे जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन ये होते हैं ना कि टोटल प्रोबेबिलिटी हैज़ टू बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ क्योंकि ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल है x, तो इसलिए इंटीग्रेशंस आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी को डेंसिटी को इंटीग्रेट करें ओवरऑल स्पेस, देन द टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1।
ठीक। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। जब इसको पोजीशन के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो dx के साथ इंक्रीमेंटल जो पोजीशन है उसके साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो फिर आपके पास जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाती है। एंड टोटल प्रोबेबिलिटी हैज़ टू बी इक्वल टू 1। ये रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटीज़ की, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की। अच्छा, अब हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर है इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन व्हेन यू हैव द वेव फंक्शन विद यू, क्या अगर वेव फंक्शन को अगर नॉर्मलाइज करना है तो वेव फंक्शन के ऊपर ये कंडीशन जो है वो लागू होगी। ये कंडीशन जो है वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस टेल यू दैट इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन दिस इज़ द कंडीशन दैट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड बाय अ वेव फंक्शन टू बी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है ना। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पी एक्स डी एक्स है इसे हम कह देते हैं कि प्रोबेबिलिटी, अब जब डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। खाली इस पी एक्स को लेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ। 2 डायमेंशन में हो तो इधर d2x आ जाएगा, 3 डायमेंशन में हो तो d3x आ जाएगा, या dr लिख लें उसको, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो अब जब dx से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, जस्ट लेट्स से द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज अ पार्टिकल, ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल at position x within x and x plus dx। समझ लें कि ये आपके पास जैसे एक x एक्सिस है, तो इसमें आप जो है ये कुछ स्मॉल रीजन्स में आपने डिवाइड किया हुआ है और आप कह रहे हैं कि इस स्मॉल रीजन के अंदर इसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना, स्मॉल लेंथ जो है। इसका मतलब है अगर हम कोई ले लें, इधर ए ले लें एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट बी ले लें, तो अगर हमने टोटल प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, इफ़ यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल इज़ इन दिस रीजन, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम पी एज एक्स जो है उसकी पोजीशन इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान है, तो उसको बेसिकली हमें ए और इसी क्वांटिटी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि पी एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन दिस रीजन ए बी। और पी एक्स आपको पता है कि उसको ये हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा ए बी साई ऑफ एक्स एब्सोल्यूट स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। तो इस तरह किसी रीजन के अंदर अगर आपने मालूम करनी है, यू डोंट हैव नॉर्मलाइजेशन के लिए तो आपको ओवरऑल स्पेस करना है, जैसे कि यहाँ आ रहा है, आमतौर पे आप करना पड़ता है अगर पार्टिकल तमाम स्पेस में जा सकता है। तो अगर किसी फाइनाइट रीजन में जा सकता है तो फिर आपको उस रीजन के अंदर फिर प्रोबेबिलिटी की जो है इंटीग्रेट करके उसे 1 के बराबर रखना पड़ेगा। अगर वो ऑल स्पेस में जा सकता है तो तमाम जगह पे प्रोबेबिलिटी जो है फाइनाइट है, तो वो सारे को आपको लेना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो अगर फाइनाइट रीजन, वैसे अगर आप नॉर्मलाइजेशन के अलावा प्रोबेबिलिटी के हवाले से सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि इस रीजन के अंदर या इस रेंज के अंदर उसको फाइंड करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन जो है उस रेंज के अंदर आप कर लें, तो उससे आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी कई दफ़ा इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, क्योंकि ये साई ऑफ एक्स जो है, जैसे आप जानते हैं ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, यानी कि साई ऑफ एक्स जो है ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जनरली। तो जब साई ऑफ एक्स एब्सोल्यूट स्क्वायर लिखा जाता है तो ये बेसिकली इस तरीके से भी इसको लिख लिया जाता है, साई स्टार ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1। नॉर्मलाइजेशन को कई दफ़ा इस फॉर्म में भी आपको नज़र आएगा, और ये बिल्कुल वही उसकी अगर वर्जन देखें, अगर आप डिराक नोटेशन में लिखें ये, तो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जब डिराक नोटेशन को लिखा जाता है तो ये बन जाता है। और इसको अगर आप चाहें तो समझ भी सकते हैं इस तरह, लेट्स जस्ट कम हेयर फॉर अ सेकेंड। किया क्या है कि आप स्टार्ट इससे ले रहे हैं, ये बेसिक जो फॉर्म है, ये अगर आपको डिराक नोटेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है
जब हम डिराक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं तो डिराक नोटेशन जो है इट अलाउज यू टू राइट दीज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स एंड अदर थिंग्स इंडिपेंडेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। किसी भी रिप्रेजेंटेशन में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अब दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। डिराक नोटेशन में लिखा हुआ इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन। अगर पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहते हैं तो फिर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये कंप्लीट बेसिस फॉर्म करता है। मैंने कहीं इधर पहले जिक्र किया था इसका कंप्लीट बेसिस। यस, बेसिकली तो वेयर डिड आई राइट इट डाउन? डिड आई राइट इट ऑन समवेयर? यस, चलें इसको इस तरह देख लेते हैं। कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं, अभी इधर भी नहीं। चलें फिर दोबारा इधर डिफ़ाइन कर देता हूँ। फिर हम एक और थोड़ा सा हम डिट्योर लेते हैं, इसको करते हैं, इसको लिखते हैं असाइड। असाइड का मतलब है कि जो हमारे नॉर्मल फ्लो है उससे हम थोड़ा सा हट कर एक आध चीज़ देखना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि जब आप कंप्लीटनेस रिलेशन लिखते हैं तो उसको लिखने का एक तरीका तो ये है जो हम पहले देख चुके हैं कि आप ये बेसिक रिलेशन है जो पहले हमने कई दफ़ा लिखी हुई है, इधर भी मैंने लिखी थी, ऊपर भी। ये जो है ना, ये कंप्लीटनेस रिलेशन है फॉर स्पिन हाफ सिस्टम के लिए हमने इसको लिखा था। और ये कंप्लीटनेस रिलेशन है, ये कंप्लीटनेस शो कर रही है एस-जी बेसिस की, एस-जी बेसिस की कंप्लीटनेस रिलेशन। कंप्लीटनेस रिलेशन भी इसको कहा जाता है ना, ये हम देख चुके हैं अपने लेक्चर्स में। अच्छा, अब क्योंकि वो जो बेसिस था इट वाज अ सेट ऑफ ओनली 2 स्टेट्स, इसलिए इसे 2 स्टेट सिस्टम कहा जाता है ना, 2 लेवल सिस्टम, 2 स्टेट सिस्टम, क्यूबिट्स भी इनको कहा जाता है। मगर यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बेसिस को कि जो कि दैट इज़ अ कंटिन्यूस बेसिस एंड हैज़ कंटिन्यूम ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो है आपके पास दो टर्म्स नहीं आएंगी, यू विल हैव एन इन्फिनिटली मैनी टर्म्स। तो जो आपके पास पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जब आप लिखते हैं तो आप बेसिकली लिख रहे हैं 1 डायमेंशन में। अगर आप करें तो इसको ये जो है ना आपकी पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में आपका जो है कंप्लीटनेस रिलेशन है। तो दिस इज़ ये जो है आइगन बेसिस ऑफ, वहाँ एस जी ऑपरेटर के बेसिस था, या आइगन बेसिस ऑफ एस है, जिनको हमने सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज़। तो एक्स जो है वो तो कुछ, अगर हमारा पार्टिकल जो है वो इट कैन गो ऑल ओवर, इट कैन ऑक्यूपाई पोजीशन इन ऑल ऑफ स्पेस, देन एक्स कैन हैव इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज़। ठीक है ना। तो सेट ऑफ ऑल दीज स्टेट्स जिसमें एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। लेट्स थिंक ऑफ एन इन्फिनिट 1 डायमेंशनल सिस्टम जिसमें ये जो है ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो तमाम वो एक्स पोजीशन जो कि इन्फिनिटली मैनी पोजीशन है वो सारी की सारी जो है इस पोजीशन पे अगर पार्टिकल है तो हम कहेंगे जी x1 पोजीशन है। इधर इस अगले वाले में आज मैं तो दूर बना रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बहुत करीब आप बना सकते हैं। तो ये x2 x3 इस तरीके से, तो ये सारी जो है पोजीशंस जो हैं दे फॉर्म ये जो मुख्तलिफ पोजीशन में होने की जो एम्पलीट्यूड्स हैं या कैट वेक्टर्स हैं वो ये इस सेट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो कंप्लीटनेस रिलेशन में आइगन बेसिस की ऑफ एक्स की जो है ना कंप्लीटनेस रिलेशन, ठीक। तो यहाँ पे जब हम करते हैं तो इसी को अगर हम इस्तेमाल करें तो ये आप इसको लिख सकते हैं, इधर मैं डाल देता हूँ, देखिए ना, इस तरह लिख सकता हूँ। इट्स द सेम थिंग। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो इस कैट को कोई तब्दील नहीं करेगा, विल गिव यू बैक साई, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाली चीज़ ही बन जाएगी। सॉरी, मैं गलती की, पहले मैंने लिखा था ये इस तरह। तो ये जो है इस आइडेंटिटी ऑपरेटर जब इसके ऑपरेट करेगा तो कैट वेक्टर दे देगा, वही साई वेक्टर, और वापस आपके पास ऊपर वाला वो बन जाएगा। राइट हैंड साइड पे तो आपके पास 1 है ही, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब ये अगर हम इस्तेमाल कर दें कंप्लीटनेस रिलेशन इधर, तो ये बन जाएगा, अब आएगा आपके पास एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन आ जाएगी,
ये साई आ गया, यहाँ पे आपका वन आइडेंटिटी आ रहा था, तो एक्स तो इट्स जस्ट नंबर्स ना जिनके ऊपर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसको तो बाहर ले सकते हैं, इट्स नॉट एन ऑपरेटर। अलबत्ता कैट्स का ऑर्डर का ख्याल रखना और ब्राज का, तो वो मैं 1 डाल रहा हूँ एंड दिस इज़ इक्वल टू 1। ठीक। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो है बाय डेफिनेशन इज़ साई ऑफ एक्स एंड दिस बाय डेफिनेशन इज़ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जहाँ पे कैट और ब्रा इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये साई स्टार ऑफ एक्स बन जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो ये चीज़ बन जाती है। इसको मैं रंग थोड़ा बदलता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। ये चीज़ बन गई, ये वाली जो यहाँ है, ये देखें डी एक्स है, साई स्टार एक्स है, साई एक्स है, राइट हैंड साइड पे 1 है, तो यही चीज़ है। तो इस तरीके से आप जो है अगर आपको डिराक नोटेशन में एक्सप्रेशंस की जो है ना खूबसूरती ये है डिराक नोटेशन में लिखे होने की, कि उसको फिर आप किसी रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन में लिखने का मतलब ये है कि यू एसेंशियली यूज़ द कंप्लीटनेस रिलेशन। तो कंप्लीटनेस रिलेशन का मतलब ये कि आइडेंटिटी ऑपरेटर आप डालते चले जाएं जहाँ ज़रूरत है, तो वो आपको, अब देखना इधर हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर डाला और उसको इस्तेमाल किया, उसकी कंप्लीटनेस इस्तेमाल की, एक्स बेसिस की कंप्लीटनेस इस्तेमाल की, पोजीशन बेसिस की कंप्लीटनेस, और हमारे पास वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आ गई पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है इन द डिराक नोटेशन विच इज़ जनरल, बट इन रिप्रेजेंटेशन यू कैन जस्ट यूज़ द कंप्लीटनेस रिलेशन टू ऑब्टेन दिस रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप ये चीज़ें आपको कुछ क्लियर हो रही हों कि इनको किस तरीके से ख्याल रखना। बस इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि एक तो ये डेफिनेशन ऑफ द वेव फंक्शंस जो कि इधर आपको नज़र आ रहे हैं एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है कि ये क्योंकि एक कंटिन्यूस बेसिस है, इसलिए जो है इंटीग्रेशंस जो है आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक्चुअली सम था, सिर्फ 2 टर्म्स ही आ रही थी, तो अगर आप समेशन में लिखते तो यू कैन राइट इट डाउन एज सम ओवर प्लस एंड माइनस स्टेट्स। तो यहाँ कंटिन्यूम ऑफ स्टेट्स हैं and infinitely many, अगर if the particle can occupy positions all over space। अच्छा जी, तो let's now do an example ताकि ये चीज़ ज़्यादा बेहतर हमें समझ में आ जाए। तो एग्ज़ाम्पल जो है हम ये कर रहे हैं कि साई ऑफ एक्स जो है वो हम एक स्टेट है हमारे पास x माइनस 2, x माइनस 2 मैग्नीट्यूड इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट कि इसको भी हमने सीखना चाहिए कैसे हैंडल करना है। और हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ यू गिवन दिस स्टेट नॉर्मलाइज द अबव स्टेट। ठीक है ना, इस स्टेट को हमने नॉर्मलाइज करना है। इसको हम स्टेट कह सकते हैं या वेव फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात। वेव फंक्शन का मतलब है कि स्टेट इज़ इन द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। तो नॉर्मलाइज करने का मतलब ये है कि हम ये रिलेशन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली ये रिलेशन बन जाती है, इक्विवेलेंटली ये रिलेशन बन जाती है, ये हो या ये हो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। तो ये जो कोफिशिएंट है हमने एक्चुअली ये कोफिशिएंट डिटरमिन करना है। दिस इज़ अननोन कोफिशिएंट, द नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट। याद होगा ना आपको, नॉर्मलाइज करने का तरीका ये है कि किसी अननोन कोफिशिएंट से, जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट कहते हैं, उससे आप जो है ना स्टेट फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है सेटिस्फाई करते हैं। मालूम करते हैं कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो नॉर्मलाइजेशन का कोफिशिएंट है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जब हम लिखते हैं तो ये साई ऑफ एक्स एब्सोल्यूट स्क्वायर बन जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इस केस के अंदर हमारे पास ये जो है ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, साई ऑफ एक्स ऊपर दिया हुआ है, तो ये बेसिकली सी माइनस ए एक्स माइनस 2, सॉरी मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर्ड भी हमने करना है, और ये डी एक्स। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली सी जो है ये सी कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। चलें इसको इस तरीके से रहने देते हैं, अंदर ही रहने देते हैं, ताकि फिर आप अगर बाद में देखें तो फिर परेशान ना हो। सॉरी। अच्छा जी, सी एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड, ऑलराइट, माइनस इन्फिनिटी, चलें बाहर ले लेते,
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, जब इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा -2a x माइनस 2 एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड, सॉरी एब्सोल्यूट स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू dx। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब एब्सोल्यूट स्क्वायर कर रहे हैं तो सी का लेदा एब्सोल्यूट स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, उसे हमने बाहर लिख दिया। और ये जो क्वांटिटी है इसका जो एब्सोल्यूट स्क्वायर लिखा तो -2 का फैक्टर इधर आ गया। और ये जो x माइनस 2 है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये तो साथ इस तरह चल रहा है। अब ये जो x माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, ये अगर आप याद करें कि एब्सोल्यूट जो होता है कोई भी क्वांटिटी अगर आपके पास x है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप डिटरमिन करते हैं तो अगर x ग्रेटर दैन 0 हो, पॉजिटिव हो, तो ये x के बराबर होता है। और अगर x लेस दैन 0 हो तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है आपको -x दे देती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस एब्सोल्यूट वैल्यू को आप देखें और आप x के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x जो है वो 2 से छोटा है या बड़ा है, वो रीजन जो है इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू की बिहेवियर डिफरेंट होगी और वो फॉलो करेगी इस वो फॉलो करेगी, इसको थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूँ, इसको ये फॉलो करेगा जो यहाँ पे गिवन है, इसको फॉलो करेगा। तो इसलिए ये बेसिकली जब आपके पास तरह की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती हैं तो आपकी इंटीग्रेशन लिमिट्स जो हैं वो उस लिहाज से आपको उनको जो है चेंज करना पड़ता है ताकि ये इस्तेमाल आप कर सकें। तो लेट्स जस्ट डू दैट। तो ये आप एक रीजन आपका वो हो गया जिसमें आप जा रहे हैं -∞ टू 2। मैंने बताया ना 2 जो है ना इसमें इंपॉर्टेंट है। x अगर 2 से बड़ा है तो x माइनस 2 जो है वो x पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ग्रेटर दैन 0 वाली कंडीशन आ जाएगी। और अगर पहले क्या कहा था मैंने, अगर x जो है 2 से बड़ा है तो पॉजिटिव वाली आ जाएगा, और अगर x जो है वो 2 से कम है तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है ना, ये वाली। तो ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर हम इसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल अब इधर जो है ना हम ले रहे हैं -∞ टू 2। ठीक है। तो इसमें जो है आपके पास ये आ जाएगा x लेस दैन 2, तो जैसे माइनस साइन आएगा तो ये 2a x माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है ना। और ये dx आ जाएगा। अब दूसरी अपने अब इंटीग्रेशन तो थी -∞ टू +∞, तो आपने दो हिस्सों में से तकसीम कर दिया, ये रियलाइज़ करते हुए कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है ना वैल्यूएट करना है। इसमें सारा जो है ना सिखाने का मकसद ये एब्सोल्यूट वैल्यू था और ये कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये है और इस तरीके से इसको मालूम किया जाता है। अच्छा जी, अब आगे जो आपने करना है 2 टू +∞। ठीक है ना। तो फिर आपका -∞ टू +∞ इंटीग्रेशन हो जाएगी। इस रीजन के अंदर 2 टू इन्फिनिटी वाले रीजन के अंदर x जो है वो 2 से बड़ा है, तो फिर आपके पास जो है ये पॉजिटिव x वाला केस बन जाएगा। पहले आपके पास ये नेगेटिव x वाला केस बन गया था। तो पॉजिटिव x वाले केस में जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पॉजिटिव साइन के साथ आती है। तो x जो आर्गूमेंट है अंदर वाला, एब्सोल्यूट के अंदर जो आर्गूमेंट है एब्सोल्यूट वैल्यू का, वो जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आता है, तो x माइनस 2 बन जाएगा। यहाँ जो है पहले वाले में नेगेटिव साइन के आया था, इस इधर नेगेटिव साइन के साथ आया था, इसलिए इस नेगेटिव साइन को प्लस कर दिया था और आपको अगले में प्लस नज़र आ रहा था। ठीक है। तो बस ये तो फिर आसान सिंपल सी इंटीग्रेशन है और आपके पास रिज़ल्ट अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास c जो है वो ये आप खुद ही किताब में भी देख सकते हैं। तो वो जो है स्क्वायर रूट ऑफ a आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल सी इंटीग्रेशन। सिर्फ ख्याल ये है, जिस तरह आप पहले भी हम कर चुके हैं, कि आपके पास चॉइसेस होती हैं ये कोफिशिएंट्स के हवाले से, क्योंकि ये वेव फंक्शन जो हैं दे आर ओनली डिफाइंड अप टू अ ग्लोबल फेज। तो उसके लिहाज से फिर आपके पास जो है आप रियल और पॉजिटिव ले लेते हैं कि आपके पास जो रिज़ल्ट है वो उसमें आप नेगेटिव रूट भी ले सकते हैं स्क्वायर रूट का, मगर आप पॉजिटिव रूट ले लेते हैं। तो ये आपकी चॉइस, आप ये चूज़ कर सकते हैं और वो अपनी आसानी रहती है, इसलिए आप वो चूज़ कर लेते हैं। क्योंकि स्टेट जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें ये फैक्टर्स प्लस और माइनस के आ भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं फेस फैक्टर्स जो हैं। ठीक है।
अच्छा, ये हमने एग्जांपल कर ली। अब एक और हमारे सामने सवाल ये है कि हाउ डू वी एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स। थोड़ा सा हमने इसका जवाब ऊपर दे दिया है, लेकिन मज़ीद देते हैं। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। मैं ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन भी लिख रहा हूँ, क्योंकि कई किताबों में ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन भी लिखा जाता है। पोजीशन को कई दफ़ा कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है, कई दफ़ा इसको बेसिस भी कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन की बजाय। तो ये सारे अल्फाज आपको पता होने चाहिए, जब आप पढ़ें तो कन्फ्यूजन ताकि ना हो। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन बेसिकली ये है, इस क्वेश्चन का हम आंसर देना चाह रहे हैं कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में इस किस्म की जो डिराक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे लिखें। सवाल ये है कि इस किस्म के प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम जो है स्टेट साई में है, द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड टू फाइंड इन स्टेट फाई इट्स गिवन बाय दिस इनर प्रोडक्ट। तो ये हम जानना चाह रहे हैं। तो इसको पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे, तो वही तरीक़ेकार है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप इसको जो है वही काम करें, आइडेंटिटी ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करते हैं। जब भी किसी रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर आप डाल सकते हैं। और क्योंकि यू कैन डिफाइन अ लॉट ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर जिनके कंप्लीट बेसिस है, तो इसका मतलब बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं जहाँ पे ये कंप्लीटनेस रिलेशन होल्ड करती है, और उसको इस्तेमाल करके आप उस रिप्रेजेंटेशन में जा सकते हैं। तो इसको लिखने का मतलब ये है कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो यू यूज़ द कंप्लीटनेस रिलेशन ऑफ द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। कंप्लीटनेस रिलेशन ऑफ द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो यहाँ पे गिवन है, उसी को हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारे पास dx आ गया, फाई x आ गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था सर साई। ठीक है, इसको हम जो है साई ऑफ x लिखते हैं, इसको हम जो है फाई ऑफ x स्टार लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना। तो बेसिकली आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर आ गया कि जब डिराक नोटेशन में ऐसे लिखा जाए तो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में ये जो चीज़ है ये लेट्स से पार्टिकल कैन गो all along the x-axis, anywhere on it can be anywhere on the x-axis। तो ये फाई स्टार x आ गया, ये साई ऑफ x आ गया। ठीक, तो दैट्स प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। इसी किस्म के हमें इनर प्रोडक्ट्स डिटर्मिन करने होते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स में। अब हमने सीख लिया कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में उससे कैसे। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर हो जाएगा। तो उसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि ये जो क्वांटिटी राइट हैंड साइड पे है उसका एब्सोल्यूट स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का जवाब हो जाता है। प्रोबेबिलिटी फ्रॉम साई टू फाई, इनिशियल स्टेट साई है, फाइनल स्टेट फाई। अगर हमें एनर्जी की में इंटरेस्ट है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द एनर्जी, अगर सिस्टम स्टेट साई में है और हम कहते हैं कि ये एनर्जी En की वैल्यू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो मगर इधर जो है अप्रोप्रिएट फंक्शंस आने चाहिए, यानी कि साई ऑफ x तो वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ जो फंक्शन है उसको हम आमतौर पे n लगा देते हैं। इधर नोटेशन हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एनर्जी आइगन फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एनर्जी आइगन फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एनर्जी आइगन फंक्शन या एनर्जी आइगन स्टेट भी कह सकते हैं इसको इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। ये तो थोड़ा लंबा कहना पड़ रहा है, बेसिकली एनर्जी आइगन फंक्शन ये कह लें तो बेहतर है। ठीक है जी। फिर हमें जो ज़रूरत पड़ती है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ की।
प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स के अलावा एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हम मालूम कर लेते हैं कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है ना। तो आपको पता है किसी भी जनरल ऑपरेटर ए है, उसकी जब आपने एक्सपेक्टेशन मालूम करनी है तो ये आपको एवेल्यूएट करना पड़ता है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट से एवेल्यूएट करना पड़ता है। ए जो है वो बेसिकली इसके ऊपर ऑपरेट करता है, आपके पास एक नया कैट आता है, उसका इनर प्रोडक्ट आप साई के साथ ले रहे हैं। अच्छा, अगर हम लेट अस से वी हैव द फॉलोइंग ऑपरेटर ए जो है ना हमारा एक्स ऑपरेटर जो कि पोजीशन ऑपरेटर है। तो फिर हमारे पास ये जो है जहाँ ए आ रहा है वहाँ एक्स आ जाएगा, तो ये साई एक्स साई बन जाएगा। ठीक, और इसी तरह हमने इसको जो है चलें, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। यूज़ द कंप्लीटनेस रिलेशन, यहाँ थोड़ा सा आपको एक स्टेप और जाना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क भी है, इससे ये शो करें कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। कंप्लीटनेस रिलेशन अगर आप इस्तेमाल करें तो ये साई स्टार एक्स, ये इस वाले साई की वजह से, एक्स इस वाले एक्स की वजह से, ऑपरेटर जो है अब ये नंबर है, और ये साई ऑफ एक्स। इधर जो है आपको दो दफ़ा कंप्लीटनेस रिलेशन यानी दो कंप्लीटनेस रिलेशन डालनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने ऑपरेटर को भी कन्वर्ट करना है पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। तो ये आप होमवर्क में आप करें, ठीक है ना, दिस इज गुड प्रैक्टिस। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये तो डार्क नोटेशन में ना, इधर एक्स भी जो ऑपरेटर है और साई जो स्टेट्स हैं, ये पहले वाले जो है ना, इधर ये नोट कर लें कि ये जो साई स्टेट्स हैं और एक्स जो ऑपरेटर है ये जनरल फॉर्म में है डार्क नोटेशन में। उससे अगले स्टेप में यहाँ जो आप गए हैं ना, इसमें अब आपने एक ख़ास रिप्रेजेंटेशन यानी पोजीशन रिप्रेजेंटेशन चूज़ कर ली है इसी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ऑपरेटर भी और स्टेट्स भी जो है आपने इस तरह एक्सप्रेस कर लें। इसको फिर इस तरह भी लिखा जा सकता है, साई और साई स्टार को साई एब्सोल्यूट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप मोमेंटम का करना चाहें तो ये शो करें, तो ये भी आपको होमवर्क में शो कर सकते हैं आप कि बेसिक तो ये बनता है डार्क नोटेशन में। पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में आपने लिखना है तो ये बन जाएगा डी एक्स साई स्टार ऑफ एक्स, पी जो है वो माइनस आई एच बार, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में मोमेंटम ऑपरेटर वन डायमेंशन में साई ऑफ एक्स आ गया। ये भी होमवर्क में शो करें, ठीक है ना। बेसिकली कंप्लीटनेस रिलेशंस का इस्तेमाल है और वही कंप्लीटनेस रिलेशन जो ऊपर दी हुई है, मगर दैन में थोड़ा सा अक्लमंदी से उसे करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू इट ब्लाइंडली। आगे मैं हिंट नहीं देना चाहता, फिर बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये बेसिकली आप एक्सपेक्टेशन भी जान गए हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स भी जान गए हैं, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में जो आपके स्टेट वेक्टर्स हैं जिनको हम वेव फंक्शंस कहते हैं उनको नॉर्मलाइज कैसे करना वो भी जान गए हैं। तो यू कैन एक्चुअली आंसर ऑल दिस डिफरेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्वांटम मैकेनिकल, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आप आंसर दे सकते हैं यूजिंग द पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, now what we're going to do is we're going to apply these ideas to a specific problem। और वो जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिस पे हम इसको अप्लाई करने लगे हैं वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है क्वांटम मैकेनिक्स की। जब हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन को डील करते हैं, जिस तरीके से स्पिन हाफ प्रॉब्लम जो थी 2 लेवल सिस्टम वाली जो की प्रोटोटाइप टिपिकल प्रॉब्लम, वो बड़ी यूज़फुल थी फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसी तरह पोजीशन रिप्रेजेंटेशन और क्वांटम मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करने के हवाले से जो अगली एग्जांपल है, जो सिस्टम जिसको हम स्टडी करने लगे हैं, वो भी उसी तरह अहमियत का हामिल है। तो ये जो है ये प्रॉब्लम कहलाती है इन्फिनिट पोटेंशियल वेल।
इन्फिनिट पोटेंशियल वेल से मुराद है कि आपने एक तरह से वन डायमेंशन के अंदर आपने पार्टिकल को कन्फाइन कर दिया। वन डायमेंशन में कन्फाइन करने का मतलब ये है कि ये आपका एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस पे आप पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहे हैं पार्टिकल की, और पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे डिपेंड करती है। वन डायमेंशन है तो मुख्तलिफ पोजीशन पे डिफरेंट हो सकती है, ये पॉसिबल है। सेम होगा तो समझ लेंगे पार्टिकल फ्री है, अगर ज़ीरो है मिसाल के तौर पे तो। एनीवे ये पोटेंशियल वेल है, इसमें जो रीजन है ये पॉइंट जो है इसको हम एक्स इज इक्वल टू 0 कह देते हैं, इस पॉइंट को हम एक्स इज इक्वल टू ए कह देते हैं। ए इज़ द लेंथ ऑफ द वेल या विड्थ ऑफ द वेल, जो भी आप कहना चाहें। यहाँ पे जो पोटेंशियल्स हैं आपके पास, ये पोटेंशियल जो है इन पॉइंट्स पर ये इन्फिनिट हो रहा है, v जो है ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जीज जो है इन्फिनिट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये इन्फिनिट हो रहा है। अच्छा, अब जो है हमारे सामने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि इस सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल अगर इंट्रोड्यूस कर लिया जाए, लेट्स से वी हैव इंट्रोड्यूस अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन दिस सिस्टम, और इसकी विड्थ वगैरह इतनी कम है एंड सो फोर्थ, वो हम बाद में बात करेंगे कि इसको हमने क्वांटम मैकेनिकली ही ट्रीट करना है, क्लासिकली नहीं। तो हमारे सामने जो बेसिक क्वेश्चन है कि इस पार्टिकल का इस सिस्टम के अंदर, यानी इस पोटेंशियल इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में, इस पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या है और उसके एनर्जी आइगन वैल्यूज़ क्या है। यानी कि वेव फंक्शन से मुराद है इधर एनर्जी आइगन फंक्शन, और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ क्या है। ये हमारे सामने सवाल है। सवाल ये है, फॉर अ क्वांटम पार्टिकल in the infinite potential well, what are the energy eigenfunctions? And what are the corresponding energy eigen, and what are the energy eigenvalues? चलें ऐसे ही लिख लेते हैं, आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे साथ। एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, उस वेल में है, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसकी जो है वो एनर्जी आइगन फंक्शंस क्या हैं, यानी उसकी बेसिकली स्टेट क्या है, एनर्जी स्टेट क्या है, और कौन सी एनर्जीज उस पार्टिकल की हो सकती हैं इस वेल के अंदर। ये बेसिक सवाल है हमारे सामने। तो इस सवाल का जवाब जो कहाँ से मिलेगा? इस सवाल का जवाब जो है वो बेसिकली जो हमारे पास हैमिल्टोनियन की या एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन थी उसको सॉल्व करने से मिला था, क्योंकि हमने पहले कहा भी ये था कि ये जो बेसिकली एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन है, वो इस किस्म के सवालों के बुनियादी सवालों का जवाब देती है कि एनर्जी आइगन स्टेट्स क्या हैं और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, और यही हम जानना चाह रहे हैं इसमें। और क्योंकि ये पोजीशन स्पेस में वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि ये इस पोजीशन पे इसकी ये वैल्यू है, पोटेंशियल की अंदर 0 है पोटेंशियल, यानी वेल के अंदर जो है, एक सेकंड, ये जो वेल के अंदर जो है ना, वो वेल के अंदर पोटेंशियल 0 है, और यहाँ बाहर जितना भी रीजन है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इनमें इन्फिनिट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इससे साफ जाहिर है ना कि अगर आपके पास अंदर पार्टिकल जो है वो फ्री है, बाहर पार्टिकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्फिनिट पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। स्टेट फंक्शन जो है फाई जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए। तो जो आपके पास ये श्रोडिंगर इक्वेशन है वेल बिहेव्ड होनी चाहिए, या ये जो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है वो वेल बिहेव्ड होनी चाहिए। चलें इसको देखते हैं। बेसिक इक्वेशन जो हमारी है वो h²/2m है। मैं ये फाई मैंने मालूम करने हैं, मैं अब इसके साथ आर्गूमेंट x वगैरह नहीं लगा रहा इधर, मगर आप समझ जाए। तो v
फाई, एक्स के साथ भी मैंने वी के साथ भी एक्स नहीं लगाया। बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये वही इक्वेशन है जो ऊपर हमने अभी लिखी थी। दिस इज़ द एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमें फाइज भी मिल जाएंगे और ई भी मिल जाएंगे। जो बेसिकली एनर्जी आइगन फंक्शन जो हमारे हैं वो ये फाइज हैं, फाइज बेसिकली, और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ जो हैं हमारी ई वैल्यूज़। ठीक है ना, तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन फिर ब्लैक कर लेते हैं। अच्छा, जहाँ पे ये फाइज जो है ना, ये इनके लिए शर्त ये है कि रिकॉल फाई हैज़ टू बी फाइनाइट। ठीक है ना, ये तो प्रोबेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है ना, प्रोबेबिलिटीज़, एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़। तो प्रोबेबिलिटीज़ तो फाइनाइट होनी चाहिए ना, हैज़ टू बी फाइनाइट। इससे हम वो हासिल करते हैं प्रोबेबिलिटी, एम्पलीट्यूड्स हैं ये, एंड नॉर्मलाइजेबल, दोनों चीज़ें होनी चाहिए इसके साथ। ये दो शराइत हैं इसके ऊपर। ठीक है ना। अब अगर आपके पास इसमें ये इस किस्म की टर्म आ रही वी फाई, या वी इन्फिनिट हो रहा है, तो इस टर्म को अगर फाइनाइट रहना है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेल बिहेव्ड रहनी है, तो उसी सूरत में पॉसिबल है कि फाई ज़ीरो हो। तो उस रीजन में जहाँ वी इन्फिनिट हो रहा है, यानी जो वो रीजन है, सारा बाहर वाला रीजन जो है, ये इस रीजन के अंदर वी इन्फिनिट है, तो वहाँ फाई ज़ीरो होना चाहिए। फाई अगर वहाँ पे ज़ीरो है, यानी इसका मतलब ये हम कह रहे हैं कि आउटसाइड द वेल फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। आउटसाइड द वेल अगर फाई इक्वल टू ज़ीरो है, जिसका मतलब है देयर इज नो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड टू फाइंड द पार्टिकल, और अदर वर्ड्स देयर इज नो प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल। प्रोबेबिलिटी इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड होगा टू फाइंड द पार्टिकल आउटसाइड द वेल। तो पार्टिकल इज कन्फाइंड इनसाइड द वेल, ये बेसिक पॉइंट। ठीक है ना। तो आउटसाइड जो है उसको हम फॉरबिडन रीजन कह सकते हैं, जहाँ पार्टिकल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आउटसाइड द वेल का सोल्यूशन तो क्लियर हो गया। फाई इज इक्वल टू ज़ीरो है, पार्टिकल वहाँ है ही नहीं, तो उसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज आउटसाइड द वेल की बात करना भी बेकार है। अलबत्ता इनसाइड द वेल जो है, इनसाइड द वेल सिचुएशन और है। इनसाइड द वेल जो है वो वी जो है वो ज़ीरो है। इनसाइड द वेल वी ज़ीरो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इनसाइड द वेल जब तक वो बाउंड्रीज पे नहीं पहुंचता तो पार्टिकल बिल्कुल फ्री है, देयर इज नो पोटेंशियल, ओनली काइनेटिक एनर्जी टर्म। तो उसमें अगर ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा जाए तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, वी ज़ीरो है तो वो टर्म ख़त्म हो गई, ये ई फाई आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं एस डी टू फाई बाई डी एक्स स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू माइनस के स्क्वेयर्ड फाई, वेयर ये हमने वो कॉन्स्टेंट्स वगैरह उधर ले गए ना, तो के को हमने डिफाइन कर दिया है एज ट्वाइस ऑफ मास इनटू एनर्जी डिवाइडेड बाय एच बार। इसको रीराइट किया, कुछ इसमें ख़ास चीज़ नहीं। इसको के जो है ना उसको हम वेव वेक्टर कहते हैं। वन डायमेंशन में तो वेव नंबर कह दें या वेव वेक्टर कह दें, एक ही चीज़ है, बिकॉज वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। अलबत्ता पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात कर सकते हैं उस सेंस में, चलें उसके बाद में बात करेंगे। तो ये बेसिकली आपके अगर इस इक्वेशन को आप देखें ना, तो ये बिल्कुल वो हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन बन गई, और समझ में आ रहा है क्योंकि पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है इनसाइड द वेल। तो क्लासिकली अगर आप सोचें तो ये इसी तरह है जैसे कि एक ऑसिलेटर है इनसाइड द वेल। ठीक, अच्छा, अब जो है हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो बाउंड्री कंडीशंस होंगी। एक बाउंड्री कंडीशन तो ये बाउंड्री कंडीशन जो है, इनिशियल कंडीशन, जो भी आप कहना चाहें, अब ये मैथमेटिकल प्रोसीजर रह गया ना इसको सॉल्व करने के लिए। तो बाउंड्री कंडीशन ये हैं, दो हैं। एक तो ये है कि फाई कंटिन्यूस होना चाहिए, फाई इज़ कंटिन्यूस एट द बाउंड्रीज, एट द बाउंड्रीज आपको पता है ना कि ये वो रीजन है, ये वाला रीजन जो है ये बाउंड्री है। इसको ऐसे करते हैं, रेड कर दें, तो ये जो है ना ये बाउंड्रीज, ये बाउंड्री है और ये बाउंड्री। इसमें फाई कंटिन्यूस होने का मतलब ये कि जो फाई की वैल्यू बाउंड्री की इस साइड पे बिल्कुल
इन्फिनिटेसिमल वैल्यू, मतलब जो आप एक्स पोजीशन ले लें एक्स ज़ीरो पर या ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन वेरी स्मॉल, और एक्स माइनस एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे वैल्यू सेम होनी चाहिए, दे शुड मीट, दे शुड गिव यू द सेम वैल्यू। कंटिन्यूस का मतलब ये एस एप्सिलॉन गोज़ टू ज़ीरो। दूसरी कंडीशन जो है हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव पे होगी, क्योंकि 5 पे फर्स्ट डेरिवेटिव पे d5/dx। जिस तरह हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना क्लासिकल मैकेनिक्स में, आप याद करें, तो वहाँ पे जो है आपको दो बाउंड्री कंडीशंस होती थी, एक तो इनिशियल कंडीशन, एक तो ये है कि पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और दूसरी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो बिल्कुल वही वाली चीज़ है डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से, इज़ कंटिन्यूस एक्सेप्ट, ये भी बाउंड्री पे कंटिन्यूस है, एक्सेप्ट ये भी कंटिन्यूस है थ्रू आउट व्हेन, एक्सेप्ट व्हेन v इज़ इन्फिनिटी। ये वाली कंडीशन पे जब यहाँ पे यहाँ पे क्योंकि बाउंड्री पे v इन्फिनिटी हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी हो रही है, तो ये कंडीशन जो है ना हमारे लिए ज़रा मसला बनेगी। तो अलबत्ता अगर हम ये पहली वाली कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो अगर हम ये फाइज कंटिन्यूस एट द बाउंड्री वाली कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, अलबत्ता अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात की जाए तो ये वेल नोन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें को दो दफ़ा ऐसे फंक्शन इसके सॉल्यूशन हैं जिनको दो दफ़ा डेरिवेटिव उनका लिया जाए तो वही फंक्शन वापस आपके पास आ जाए। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी आप लिख सकते हैं इनको उस फॉर्म में भी। तो हम इसको अगर हम फाइव एक्स को लिखें a sin kx प्लस b cos kx, तो दीज आर वैलिड सोल्यूशन, क्योंकि जब आप साइन का या कॉस का डेरिवेटिव लें दो दफ़ा तो आपको वापस साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन मिल जाता है। और इसमें दो अननोन कोफिशिएंट्स आ रहे हैं बिकॉज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन a और b आ रहे हैं, ये हमें बाउंड्री कंडीशन से मालूम करनी है, ठीक है ना। तो बाउंड्री कंडीशन जो है इधर हमारे लिए काम कर देंगे, ये ऊपर वाले ही हमें दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए, मगर और हमारी दो बाउंड्रीज़ हैं, तो ये पहली वाली इक्वेशन ही हमारे काम आ जाएगी। तो वैल्यू तो बाउंड्री क्या है कि जी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, बाउंड्री वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस ताकि हम ए डिटर्मिन और बी को डिटर्मिन कर सकें। अब है क्या कि जी पहली बाउंड्री जो है ना एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर है, यानी ये पहली बाउंड्री है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जो है पे जब आपने कंडीशन लगाई तो ये ज़ीरो होता है। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जब आप कंडीशन लगाएंगे तो ये बी जो है ना वो ज़ीरो आ जाए, क्योंकि कॉस ज़ीरो इज़ वन और साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो आपके बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो बन जाएगा, ठीक ना, ऊपर वाली इक्वेशन पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि b ज़ीरो है, तो इसका मतलब सोल्यूशन जो है ये पहली बाउंड्री कंडीशन लगाने से वो a साइन के एक्स बच गया, k जो है ना आपका वेव वेक्टर है। अब हमारे दूसरा बाउंड्री कंडीशन हम लगाते हैं फाई एक्स इज इक्वल टू a पे b ज़ीरो है, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करेगा कि a साइन के x की जगह a डाल दें, ये ज़ीरो होना चाहिए। अब इससे जो है कि साइन कौन से जो है आर्गूमेंट जो है साइन के वो आपको ज़ीरो देते हैं, वो जो है दिस इम्प्लाइज, इससे ये शो होता है कि के ए जो है वो ज़ीरो हो सकता है, प्लस माइनस पाई हो सकता है, प्लस माइनस 2 पाई हो सकता है, एंड सो फोर्थ। सो इसका मतलब है के जो है वो n पाई हो सकता है, और n को जो है ज़ीरो वाली वैल्यू जो है वो तो ज़ीरो दे रही है वेव फंक्शन की, दैट्स ट्रिवियल सोल्यूशन। वो तो वैसे ही ज़ीरो तो हर दफ़ा ही सोल्यूशन होता है, फाई को अगर ज़ीरो पुट कर दें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तो जो सॉल्व करेगा वो तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, मगर उससे जो ज़ाहिर होगा पार्टिकल है ही नहीं, देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द फिल्म, तो हमारे लिए वो सोल्यूशन जो है वो बेमाने है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इधर एक्स के ए जो है की वैल्यू जो है वो अगर आप माइनस पुट कर दें तो साइन जो है, या आप जेन में रखें ना, साइन
माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये एक फेज़ फैक्टर बन जाता है एक्सपोनेंशियल आई पाई वाला, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो है, ये भी जो है हमारे लिए कोई ख़ास काम नहीं देगा, क्योंकि ये ओवरऑल फेज़ फैक्टर, इसको हमें क्या दूसरे साथ साथ ले जाने की, ठीक है। तो हम इसको सिर्फ ले लेते हैं, एन जो है वो हम 1 2 0 को तो हमने एन को 0 को तो इसलिए इग्नोर कर दिया कि वो जो है वो तो ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो ये 1 2 3 सो ऑन, ये सारे ये वैल्यूज़। तो आपके पास जो है यहाँ आप देख रहे हैं क्वांटम नंबर आ रहा है, ये क्वांटम नंबर है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वांटम नंबर। और आपका सोल्यूशन जो आ गया, इसको अब आप इस क्वांटम नंबर की टर्म्स में लिख सकते हैं। फाई एन एक्स जो है वो है ए साइन के एन एक्स। के एन क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली इधर मुझे एन लगा दूँ तो ज़ाहिर है कि ये जो वेव वेक्टर्स हैं ये एन पे डिपेंड करते हैं। तो अब आपका ये सोल्यूशन बन गया। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम यहाँ से जो है ये आगे बढ़ते हैं। तो हमने बेसिक सोल्यूशन हासिल कर लिया, मगर इसमें बहुत सारी अभी हमने जो बुनियादी काम इसका कर लिया, लेकिन इसको अच्छी तरह समझना जो है ना वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, और फिर इसके सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हमारे सामने आएंगे। तो अभी हम इधर जो है रुकते हैं, या दूसरी तरफ हम चलें, एक स्टेप और मैं वो कर देता हूँ कि अगर आप ये रिकॉल करें कि के जो है वो ये है, और अब के जो है वो के एन हो गया है, तो यहाँ से ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि बाकी तो सब कांस्टेंट्स हैं 2m, तो इसका मतलब है ई एन जो है, ई भी जो है वो एन पे डिपेंड करता है। और आप देखेंगे कि जो ई एन है, अगर कोई के एन की वैल्यू डाली है तो ई एन जो है वो एन स्क्वेयर्ड पाई स्क्वेयर्ड एच बार स्क्वेयर्ड ओवर 2m ए स्क्वेयर्ड आ जाता है। इसको स्क्वेयर करें ना तो के एन स्क्वेयर्ड आ जाता है, तो वही हमने इस्तेमाल किया ताकि वो स्क्वेयर रूट से ई एन को बाहर लें। तो ये जो है ये एनर्जी आइगन वैल्यूज़ भी आ गई आपके पास, वेव फंक्शन आ गया, यानी आइगन फंक्शन आ गया, एनर्जी आइगन फंक्शन, और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ आ गई। और दोनों में ख़ास चीज़ ये जो आ रही है वो ये है ये कि ये क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड करती है। एनर्जीज़ में तो साफ नज़र आ रहा है कि एन की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, तो ये क्वांटाइज्ड एनर्जी वैल्यूज़ है। तो जब आपके पास ये सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल वेयर यू हैव क्वांटाइज्ड एनर्जी वैल्यूज़, डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज़, आर्बिट्री एनर्जी नहीं हो सकती। और ये क्वांटाइजेशन इसलिए आ रही है क्योंकि देयर इज़ अ कंडीशन ऑन योर आइगन फंक्शन दैट गोज़ टू ज़ीरो एट द बाउंड्रीज। तो पार्टिकल बाउंड है, तो आपके पास ये क्वांटाइज्ड एनर्जी आइगन वैल्यूज़ है। मज़ीद इसकी डिस्कशन जो है फिर हम नेक्स्ट टाइम करें।